हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। प्लीज़ अपनी वीडियोस टाइम पे देखते रहें और बिल्कुल भी नेग्लिजेंस नहीं करनी है। जो पुराने चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चन कंप्लीट करें। मेरे से काफ़ी कम बच्चे डाउट पूछ रहे हैं। प्लीज़ अपनी वीडियोस टाइम पे कंप्लीट करते रहें। हमें आगे बढ़ना है, हमें सिलेबस को टाइम पे ख़त्म करना है। ठीक है ना? चलो, तो डिडक्शंस कर रहे हैं। काफ़ी सारे सेक्शंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम अपने मेजर सेक्शंस जो बचे हैं उनको भी निपटाते हैं। कोशिश करते हैं आज की क्लास में चैप्टर को ख़त्म कर सकते हैं। देखते हैं होता है कि नहीं। विल सी अबाउट इट। ठीक है ना? तो सबसे पहले आप लोग अपने चैप्टर की स्टार्टिंग पे आ जाओ। पेज नंबर 184 पे आ जाओ। चलो, बुक पे पेज नंबर 184 पे आ जाओ। ये वाली बात मैं आपको ऑलरेडी एक बार बता चुका हूँ, फिर भी मैं रिवाइज करवा देता हूँ एटीसी करवाने से पहले कि डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U कभी भी अलाउ नहीं होंगी निम्नलिखित इनकम्स में से। समझ में आ रही है? निम्नलिखित यही लिखा है ना कि डिडक्शंस गिवन अंडर सेक्शन 80C टू 80U आर नेवर अलाउड फ्रॉम द फॉलोइंग स्पेशल इनकम अर्न्ड बाय द असेसी। एलटीसीजी चाहे वो 112 वाला हो या 112A वाला हो। अगर आपको याद हो 112 पे 20% टैक्स लगता है और 112A पे अप टू 1 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगता है। अबव 1 लाख पे, अप टू 1 लाख पे तो कोई टैक्स नहीं है और अबव 1 लाख पे 10% है। फिर अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स कवर्ड अंडर 111 है तो उसके अंदर आपको पता है कि आपको 15% टैक्स देना होता है और कैजुअल इनकम पे आपको पता है आपको 30% टैक्स देना होता है। तो अगर आपकी ये वाली इनकम्स हैं तो इनमें से डिडक्शंस माइनस करना अलाउड नहीं है। ये मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ। आइए आते हैं सेक्शन 80C। ये सबसे बड़ा सेक्शन है एक तरह से, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। इसमें कंटेंट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि इन इन चीज़ों की डिडक्शन मिलती है। सबसे पहले इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि इसकी मैक्सिमम लिमिट है, इसके ऊपर एक मैक्सिमम कैपिंग है 1,50,000 रुपीज़ की। आपको डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C बेटा 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं मिल सकती है। आपको सैलरी के चैप्टर में मैंने बता रखा है इसके बारे में और इसके जो रिलेटेड एसोसिएटेड सेक्शंस हैं उनके बारे में। मैं एक बार वो भी रिवाइज करवा देता हूँ। चलो, तो यहाँ पे आते हैं, हम अपने नोट्स में आते हैं। चलो, एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि एक सेक्शन होता है 80C, एक सेक्शन होता है 80CCC और एक सेक्शन होता है 80CCD। 80CCD में एक 80CCD1 है, एक 80CCD1B है और एक 80CCD2 है। ये आपने सैलरी के चैप्टर में कर रखा है। फिर इन सेक्शंस के ऊपर एक कंट्रोलिंग सेक्शन है जो कि है 80CCE। 80CCE कहता है कि 80C, 80CCC और 80CCD1 इन तीनों की जो मैक्सिमम लिमिट है ये 1,50,000 से ऊपर नहीं जा सकती। और 80C की अभी मैंने बात करी, इसकी अपनी इंडिविजुअल लिमिट भी क्या है, 1,50,000 रुपये। ये याद रखेंगे, ये मैं सैलरी के चैप्टर में ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूं। ये याद आ रहा है कुछ? पक्की बात? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं तो फिर इसके अंदर हमने देखना है कि 80C के अंदर हमारे पास क्या पॉइंट्स हैं। सबसे पहली बात कि 80C किसको मिलेगी, एलिजिबल पर्सन कौन है इसके लिए? इंडिविजुअल है भाई साहब, चाहे रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो। HUF भी है, चाहे रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो। क्वांटम ऑफ डिडक्शन ये अभी अभी हमने बात करी कि एज पर सेक्शन 80CCE मैक्सिमम डिडक्शन क्यूमुलेटिवली अंडर 80C, CCC एंड CCD1 लिखो इसको ब्रैकेट में। इसको 80CCD1 कैन नॉट एक्सीड ₹1,50,000। ये बात समझ में आती है? फिर एलिजिबल इन्वेस्टमेंट्स की जहाँ पे बात आती है तो इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। तो एक काम करो, इसके ऑपोजिट वाले पेज पे शॉर्ट नोट बना लेते हैं। एक तरह से शॉर्ट में लिख लेते हैं कि एलिजिबल इन्वेस्टमेंट्स कौन सी हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं सेक्शन 80C एलिजिबल इन्वेस्टमेंट्स आपकी क्विक रिवीजन में काम आएंगे। मैं एक बार लिखवा दूं फिर इसके बाद सारी डिटेल में मैं समझाऊंगा। सबसे पहले आपने लिखना है NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, या NSS, ये है नेशनल सेविंग स्कीम।
ठीक है, ये सिर्फ मैं कीवर्ड्स लिखवा रहा हूँ शॉर्ट में पहले, अभी इसको डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, आपने पढ़ा हुआ है, शॉर्ट फॉर्म में लिखवा रहा हूँ, नोट्स हैं एक बार पहले लिख लो, फिर एक एक को उठा के पढ़ेंगे। एफडी, एफडी माने फिक्स डिपॉजिट विद शेड्यूल्ड बैंक या पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट 5 इयर्स और मोर का होना चाहिए। तो अगर आपने एफडी कराई है किसी भी बैंक में 5 साल से ज़्यादा की, उसकी भी डिडक्शन मिलेगी। यही अगर पोस्ट ऑफिस में भी करवा रखी है तो उसमें भी डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, बच्चे हैरान हो रहे हैं सर पोस्ट ऑफिस में तो चिट्ठियां भेजी जाती हैं। अरे भाई पोस्ट ऑफिस में और भी कई काम होते हैं, पोस्ट ऑफिस बैंकिंग के भी काफ़ी फंक्शंस करता है, तो उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली आपके दादाजी या आपके नाना जी, जो भी आपके घर में एल्डरली हैं, वो पोस्ट ऑफिस में अपना बैंक अकाउंट खुलवाते हैं और वहाँ पे अपनी एफडीज वगैरह करते हैं, उनको वो अच्छा लगता है। फिर रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन प्रिंसिपल, मैं सिर्फ अभी लिखवा रहा हूँ, प्लीज़ लिख लो बस चुपचाप, अभी इसको सबको एक बार एक्सप्लेन करूँगा, शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ। रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन प्रिंसिपल, फिर है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, आपने अपनी लाइफ इंश्योर कराई है उसका कोई प्रीमियम, बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एटीसी का पॉइंट। ठीक है ना, इस पे ध्यान रखना। 6th की बात करें तो पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस ऑफ चिल्ड्रन, ये जब आप छोटे थे पड़ोस की दीदी के घर पढ़ने जाते थे ट्यूशन, ये उसकी फ़ीस नहीं है, ये जो आपकी स्कूल की फ़ीस या कॉलेज की फ़ीस होती है उसकी अगर आपने कभी रसीद देखी हो तो रसीद के अंदर कई सारी फ़ीस होती है, उसमें एक ट्यूशन फ़ीस का पार्ट होता है, वो ट्यूशन फ़ीस का डिडक्शन मिलता है पेरेंट को। मैक्स टू मैक्स 2 बच्चों के लिए मिलेगा और ये वाली डिडक्शन केवल इंडिविजुअल को मिलेगी, एचयूएफ को नहीं मिलेगी। ठीक है ना, फिर उसके बाद है एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू एसपीएफ, एसपीएफ याद है सैलरी में पड़ा, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। आरपीएफ, आरपीएफ याद है ना, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। क्या यूआरपीएफ की भी मिलती है, पढ़ा है हमने, क्या यूआरपीएफ की मिलेगी? नहीं मिलेगी, यूआरपीएफ अनरिकॉग्नाइज्ड की नहीं मिलेगी। और एनी अदर अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड। ठीक है, अच्छा 8वां पॉइंट लिखेंगे स्टैंप ड्यूटी। स्टैंप ड्यूटी से आप सब जानते हैं, स्टैंप ड्यूटी कब पे करते हैं आप, जब आपने घर खरीदना या बेचना होता है, तो स्टैंप ड्यूटी फॉर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, ये मैंने आपको मेन शॉर्ट में लिखवा दिए कि पेपर्स के टाइम पे जब आप रिवीजन करेंगे तो आपकी नज़र यहाँ जाए तो आप फटाफट से एक बारी गो थ्रू कर लें। ठीक है, मैंने सिर्फ शॉर्ट में लिखवाए हैं अभी ये। ठीक है ना, अब इसको समझने की बारी हमारी है, इसको समझते हैं अब एक बारी। चलो तो उसके लिए वापस बुक पे आते हैं, तो वापस अपनी बुक पे आएंगे बेटा। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की पहले बात करते हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट क्या होता है बेटा जी? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स बेसिकली आर गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नमेंट को भी तो फंडिंग की ज़रूरत होती है, तो गवर्नमेंट कहती है हम पब्लिक से उधार लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट इतना अच्छा ब्याज नहीं देती है, तो पब्लिक अट्रैक्ट नहीं होती है इन बॉन्ड्स को खरीदने के लिए, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स को खरीदने के लिए। तो इन्हें और अट्रैक्टिव बनाने के लिए गवर्नमेंट ने आपको डिडक्शन दे दी। गवर्नमेंट ने कहा अगर आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो हम आपको फिर एटीसी के अंदर डिडक्शन देंगे। इंपॉर्टेंट बात यह कि एटीसी की डिडक्शन की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 1,50,000 रहेगी, तो उसका आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात आती है सर इस एटीसी ये जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं इन पे जो इंटरेस्ट मिलेगा उसका क्या? तो बेटा वो तो टैक्सेबल है आपकी इनकम में, वो तो टैक्सेबल रहेगा। ठीक है ना, लेकिन वो इंटरेस्ट आपको उस साल मिलता नहीं है, समझो इस बात को, पहले तो दिमाग लगाओ।
जो भी इंटरेस्ट है वो आपका टैक्सेबल है ऑन अक्रूवल बेसिस। कौन सा बेसिस? अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस माने जैसे जैसे इंटरेस्ट अक्रू होता जाएगा आपको उसकी टैक्सेबिलिटी आ जाएगी, यानी वो टैक्सेबल है आपके हैंड्स में अदर सोर्सेज में, ठीक है। लेकिन वो इंटरेस्ट आपको मिल नहीं रहा, वो इन्हीं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में री इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है ना, री इन्वेस्ट हो रहा है, तो उसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी एटीसी में। तो यानी आप उसे इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज में ऐड करेंगे, जीटीआई का पार्ट बनेगा, फिर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C में उसको माइनस हो जाएगा इंटरेस्ट पोर्शन। समझ में आ रही है? तो इसको एक बार आइए डिटेल में पढ़ते हैं। अमाउंट इन्वेस्टेड इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इज अलाउड एज डिडक्शन। एनएससीज आर जनरली इशूड फॉर 5 years या 10 years. An individual can invest in the name of self, spouse or minor child, whereas HUF can invest in the name of any of its member. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने अपने नाम में ही इन्वेस्ट करना है। The principal amount received on maturity is exempt from tax. Obviously मेरा पैसा मैं जमा करा रहा हूं, मेरी कमाई है ना, जब मेरे को वापस मिलेगी तो दोबारा टैक्स लगा लोगे क्या? नहीं भाई नहीं। However, interest amount is taxable on accrual basis under the head income from other sources, ये बात बताया था। डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट, एनुअल इंटरेस्ट अक्रूड की डिडक्शन मिल जाएगी। अमाउंट अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C सिंस द सेम इज री इन्वेस्टेड। लेकिन जब मेच्योरिटी पे आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है ना, इंटरेस्ट फॉर लास्ट ईयर, उसकी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, जो लास्ट ईयर का जो इंटरेस्ट होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो री इन्वेस्ट नहीं हुआ होगा। ओके, तो लास्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ टैक्सेबल होगा, उसकी डिडक्शन नहीं। क्लियर है? लास्ट ईयर का, मान लो 5 साल का आपका नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, ठीक है, 10 लाख रुपए का आपने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीदा, 5% इंटरेस्ट है, तो 10 लाख रुपए पे 5% आपको मिलता है, यानी कि 50,000 रुपये आपको हर साल इंटरेस्ट मिल रहा है। तो पहले साल आपकी इनकम में ऐड होगा 50,000, डिडक्शन मिल जाएगी 50,000। दूसरे साल इनकम में ऐड होगा 50,000, डिडक्शन मिल जाएगी 50,000, ठीक है ना। अच्छा, तीसरे साल भी यही, चौथे साल भी यही। 5वें साल जो लास्ट ईयर है, जो रिडेम्पशन वाला ईयर है, उसमें आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा 50,000, लेकिन डिडक्शन नहीं मिलेगी क्योंकि इस साल वो इंटरेस्ट री इन्वेस्ट नहीं हो रहा है। ये क्लैरिटी रखनी है अपने दिमाग में, ठीक है जी। चलिए फिर बात करते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसे हमने पढ़ा था प्रोविडेंट फंड पढ़ते हुए सैलरी में। मैंने आपसे बताया था पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कोई भी पैसा जमा करा सकता है, ठीक है ना, चाहे वो सैलरी बंदा हो, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो। अपने बुढ़ापे की चिंता सबको होती है, तो अपने बुढ़ापे के लिए वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, तो उसको डिडक्शन मिल जाएगी। तो अमाउंट इन्वेस्टेड इन पीपीएफ इज अलाउड एज डिडक्शन। पीपीएफ अकाउंट इज ओपन विद अ बैंक या पोस्ट ऑफिस। मैच्योरिटी टेक्स प्लेस आफ्टर 15 years. An individual can invest in the name of self, spouse or children, minor or major, whereas HUF can invest in the name of any of its members. Principal amount as well as the interest amount are exempt from tax. तो यहाँ पे क्या फेरबदल हो गई? पीपीएफ में जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। इस बात को इंपॉर्टेंट मार्क करके रखेंगे बेटा जी, पीपीएफ में इतनी सी ही बात है। फिर आपसे मैंने बताया फिक्स डिपॉजिट विद शेड्यूल बैंक्स 5 साल या उससे ज्यादा। भाई साहब अगर आपने और टैक्स बचाना है तो 5 साल की एफडी करवा लो, ठीक। तो अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एफडी विद शेड्यूल्ड बैंक फॉर अ टर्म ऑफ 5 years और मोर इज अलाउड एज डिडक्शन। An individual can invest only in his own name, whereas HUF can invest in the name of any of its member. अब यहाँ पे एफडी जो है आप सिर्फ अपने नाम पे करवा सकते हो। अगर आपने पीछे देखा हो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और पीपीएफ आप अपने स्पाउस के नाम पे और बच्चों के नाम पे भी करवा सकते थे, लेकिन एफडी जो है वो आपको अपने नाम पे ही करवानी है। द प्रिंसिपल अमाउंट रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, वेयरएज द इंटरेस्ट अमाउंट इज टैक्सेबल ऑन अक्रूवल बेसिस, नो डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट। अब यहाँ पर फर्क आ गया ना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में क्या हो रहा था, अक्रूवल बेसिस पे टैक्स कर रहा था और वो री इन्वेस्ट हो रहा था, इसलिए आपको डिडक्शन मिल रही थी। यहाँ पे अक्रूवल बेसिस पे टैक्स हो रहा है, लेकिन यहाँ पे री इन्वेस्टमेंट पे कोई डिडक्शन नहीं है। ये छोटी छोटी बातें हैं, इतनी डिटेल में आपसे पूछा भी नहीं जाता, फिर भी हम एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं इसको एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है बेटा। चलो अच्छा, अब एक बात मन में आती है, मानसी कह रही है सर मेरा ना इस साल टैक्स बहुत ज्यादा लग रहा है, तो मैंने इस बार ना एफडी करवा ली 5 साल की, ठीक है, और सर 2 साल बाद मैंने वो एफडी तोड़वा ली, तो सर गवर्नमेंट को क्या पता चल रहा है? देखो बेटा, एक पहली बात, बैंकिंग चैनल है ये, बैंकिंग चैनल में सारे सबूत रहते हैं। तो अगर आपने एफडी तोड़वा ली 5 साल से पहले, तो भैया जितनी आपको डिडक्शन मिली थी 2 साल पहले, वो सारी की सारी डिडक्शन आपकी इस साल इनकम मान ली जाएगी, एज सिंपल एज दैट, ठीक है ना। तो वही लिखा है कि एफडी इज इन कैश बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 5 years, the amount of deduction allowed earlier would become taxable in the year of encashment. Similar point है C और D, ये 5 year पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, शॉर्ट नोट्स में हमने इसको साथ में ही लिखा है।
Amount invested in 5-year post office time deposit account is allowed as deduction. Individual can invest in his own name, अपने नाम पे ही कर सकता है. Spouse children को काट दो. Whereas HUF can invest in the name of any of its members. Same है. Principal amount is received on maturity is exempt from tax, whereas the interest amount is taxable on accrual basis. No deduction for interest. डिपॉजिट अगर अनकैश करवा लिया 5 साल से पहले तो उस पर टैक्स लग जाएगा जितनी भी डिडक्शन आपको मिली थी. तो ये दोनों बिल्कुल सेम है. फर्क सिर्फ ये है कि वो फिक्स्ड डिपॉजिट विद बैंक है और वो पोस्ट ऑफिस के साथ है. चलिए अब यहाँ पे आते हैं. ई पॉइंट है. ई पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे. इसको हमने हाउस प्रॉपर्टी से थोड़ा सा लिंक करके पढ़ना है. ठीक है बेटा, जब भी आप लोन लेते हैं तो आप उस लोन को ईएमआई पे वापस पे कर रहे हैं. तो जब आप ईएमआई वापस पे कर रहे होते हैं तो उस ईएमआई में बेटा जी एक पोर्शन होता है प्रिंसिपल का, दूसरा पोर्शन होता है इंटरेस्ट का. होम लोन के इंटरेस्ट की डिडक्शन आपको मिल चुकी है ऑलरेडी सेक्शन 24B में. और अगर 24B में नहीं मिल रही तो 80EE में मिल चुकी है अगर 2016-17 वाला लोन है. कुछ याद आ रहा है? और 80EEA में मिल चुकी है अगर आपका लोन सैंक्शन कब हुआ है 19-20 में. तो ये डिडक्शंस आपको ऑलरेडी मिल चुकी है. और ये किस केस के लिए मिली है? ये मिली है आपको इंटरेस्ट के लिए. तो ये तो सारी बातें जो करी हमने पहले आज से वो इंटरेस्ट से रिलेशन में करी. तो यहां पे एक नई बात और सुनो. प्रिंसिपल रीपेमेंट जो कर रहे हो उसकी डिडक्शन मिल रही है 80C में. अरे भाई तो यार होम लोन लेना तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो गया ना. होम लोन लेने पे तो हमें बहुत सारे फायदे हो रहे हैं. इंटरेस्ट में तो डिडक्शन मिल ही रही है, हमें प्रिंसिपल रीपेमेंट में भी डिडक्शन मिल रही है. ठीक है ना. तो इस बात को समझिएगा. ओके चलो. तो रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन इज अलाउड एज डिडक्शन इफ ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस आर सैटिस्फाइड. मतलब कुछ कंडीशंस हैं. द लोन इज टेकन फ्रॉम नोटिफाइड ऑर्गेनाइजेशंस लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, नेशनल हाउसिंग बैंक एक्सेट्रा, और फ्रॉम अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयर. समझ में आ रही है? स्पेसिफाइड एम्प्लॉयर डज नॉट इंक्लूड अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. समझ में आई? तो यानी ऐसे ही किसी अरे गहरे नत्थु गहरे से लोन ले लो और फिर उसको रीपेमेंट दिखाओ तो हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे. ये बात समझ में आ रही है? फिर हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे. क्लियर? पक्की बात? ठीक. द लोन इज टेकन फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस टू बी यूज फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेज ओनली. नो डिडक्शन इज अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन टेकन फॉर एडिशन, ऑल्टरेशन, रिपेयर एक्सेट्रा. अब इसकी आप अगर कंट्रास्ट करें 24B से तो वहां पे इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाती है इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन टेकन फॉर एडिशन, ऑल्टरेशन, लेकिन प्रिंसिपल रीपेमेंट की डिडक्शन नहीं मिल रही 80C में. Note 1. Interest payable on loan is not allowed as deduction under section 80C. The same is allowed as deduction under 24B of income under the head house property. ये तो अभी हमने डिस्कस किया कि इंटरेस्ट की डिडक्शन 80C में नहीं मिलती. 80C में सिर्फ प्रिंसिपल रीपेमेंट की डिडक्शन मिल रही है. समझ में आ रही है? क्लियर है? हाँ जी. नोट 2. The house of purchase constructed should not be transferred for a period of 5 years from the end of the financial year in which the house was purchased or constructed. Otherwise, the amount of deduction allowed earlier would be taxable in the year in which such house has been transferred. समझ में आया? तो इसके अंदर क्या बोला आपसे कि अगर आपने डिडक्शन लिया 80C में प्रिंसिपल की तो फिर आपका घर के लिए 5 साल का लॉक इन पीरियड आ जाता है. ठीक है. अगर आपने 5 साल के पहले बेच दिया, 5 साल के अंदर अंदर बेच दिया, तो जो भी आपने डिडक्शन क्लेम करी थी 80C में वो आपकी इनकम मान ली जाएगी उस साल की जिस साल में आपने वो घर बेच दिया है. तो यहाँ 80C में हमने प्रिंसिपल रीपेमेंट की डिडक्शन की बात करी है. इंटरेस्ट की डिडक्शन की बात इन सेक्शंस में हो चुकी है. क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई? पक्की बात? 80C बेटा तभी विजय प्राप्त कर सकते हो जब सारी चीजों का छोटा छोटा आइडिया अपने दिमाग में रखोगे. ठीक है ना. चलो फिर आगे बढ़ते हैं. चलो भाई अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट पे F पॉइंट लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है इसको ये समझने की ज़रूरत है. ठीक है ना. सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है सर इतना. लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 80C की जो अपने आप की लिमिट है 1,50,000 वो तो ठीक है. लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की अपने आप में भी लिमिट है. ठीक है. अब वो लिमिट क्या है इसको हमने समझना है. लिमिट समझने के लिए हमें कुछ डेट्स पे ध्यान देना पड़ेगा. ठीक है ना. तो वो डेट्स की बात करते हैं. एक जो पहली डेट है वो है 1 अप्रैल 2012. ये एक कट ऑफ डेट है. सबसे पहले ये समझते हैं
1 अप्रैल 2012 से अगर पहले आपने इंश्योरेंस ली थी तो आपका जो 20% ऑफ सम अश्योर्ड है, जितने की आपने इंश्योरेंस ली है उतने की आपको डिडक्शन मिलती है, ठीक है। और अगर 1 अप्रैल 2012 के बाद आपने डिडक्शन ली है, 1 अप्रैल 2012 या उसके बाद आपने इंश्योरेंस ली है, तो फिर उसके अंदर 20% की जगह 10% ऑफ सम अश्योर्ड आ जाएगा। तो इस लिमिट को कम कर दिया गया, ठीक है, 10% ऑफ सम अश्योर्ड। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सन 2009 में मैंने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी अपनी, रियल लाइफ एग्जांपल, सच बता रहा हूँ। 2,40,000 रुपये उसका सम अश्योर्ड था, ठीक है। 2,40,000, बेटा बहुत गरीब आदमी हूँ, इतनी सी इंश्योरेंस है, इतनी मेरी जिंदगी की कीमत है, तुम्हें भी पता है। तो 2,40,000 रुपये मैंने इंश्योर करवाया और इसका मैं 24,000 रुपये एनुअल प्रीमियम दे रहा था, 24,000। तो सवाल ये उठता है, क्या ये मुझे अलाउड एज ए रिडक्शन था? तो सर पहले तो लिमिट 20% थी, 2,40,000 का 20% तो सर 48,000 होता है, तो 24,000 तो विद इन लिमिट है, इसकी डिडक्शन अलाउड है। बिल्कुल बेटा ठीक कह रहे हो। फिर मान लो मैंने 2015 में आके एक इंश्योरेंस कराई 5 लाख रुपए की, और इस 5 लाख की इंश्योरेंस का मैं लेट्स से 56,000 का प्रीमियम दे रहा हूं, तो क्या मुझे इसकी डिडक्शन मिल जाएगी? देखो बेटा 56,000 वैसे तो 1.5 लाख के अंदर आ रहा है, लेकिन सिंस ये 2015 है, मेरी मैक्सिमम लिमिट 10% है, तो 10% वाली बात देखी जाएगी और मैक्सिमम मुझे डिडक्शन कितनी मिलेगी? 50,000। ये बात ध्यान रखिएगा। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की अपनी एक लिमिट है जो कि 80C की लिमिट के अंदर है, ठीक है ना। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 1.5 लाख से ऊपर नहीं हो सकता, लेकिन वो सम अश्योर्ड के 10% या 20% अकॉर्डिंग टू द डेट के भी ऊपर नहीं हो सकता। ये बात समझ में आ रही है? अब इसके अंदर एक डेट आपको और याद करनी है, वो है 1 अप्रैल 2013 या उसके बाद कोई ऐसा व्यक्ति हु सफरिंग फ्रॉम अ डिसेबिलिटी, जो कि सेक्शन 80 DD में स्पेसिफाइड है। डीडी याद आ रहा है? डीडी याद आ रहा है बेटा? डीडी डिपेंडेंट डिसेबल्ड, ठीक है ना, कुछ याद आ रहा है? तो उसके अंदर हमने पढ़ी थी ना डिसेबिलिटी। तो अगर वो डिसेबल्ड है तो उस केस में 1 अप्रैल 2013 के बाद अगर वो कराता है तो उसकी लिमिट जो है 15% ऑफ सम अश्योर्ड हो जाती है, ठीक है ना, 15% ऑफ सम अश्योर्ड। तो एक समझते हैं इसको कि एन इंडिविजुअल कैन टेक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इन द नेम ऑफ सेल्फ, अपने नाम पे ले सकता है, स्पाउस के नाम पे ले सकता है, और चिल्ड्रन के नाम पे ले सकता है, चाहे चिल्ड्रन डिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, माइनर हो, मेजर हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो। वेयर एज HUF कैन टेक पॉलिसी इन द नेम ऑफ एनी ऑफ इट्स मेंबर्स। ये बात समझ में आ रही है? सर इसमें पेरेंट्स नहीं आए बेटा जी, पेरेंट्स की लाइफ इंश्योरेंस की डिडक्शन नहीं मिलती। पेरेंट्स की अगर याद हो 80D, डी फॉर दवाई, उसके अंदर मेडिकल इंश्योरेंस की डिडक्शन मिल जाती है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस की डिडक्शन नहीं मिलती है। अब इसको याद करना पड़ेगा सर याद करना पड़ेगा। कैसे याद करेंगे सर? कंफ्यूज हो जाएंगे कि पेरेंट्स को मेडिकल में मिल रही है और लाइफ की नहीं मिल रही है। तो बेटा याद करो, आजकल की औलादे देखो बेटा, घोर कलयुग चल रहा है। माँ बाप का ख्याल रखना है तो उनकी मेडिकल इंश्योरेंस करवा लो, ठीक है ना। लेकिन इस कलयुग में अगर माँ बाप की लाइफ इंश्योरेंस कराने लग पड़ी ना औलादें, तो बेटा वो तो माँ बाप को छोड़ेंगी नहीं, उनकी मोटी खासी इंश्योरेंस कराएंगे और उनको भगा देंगे। तो फिर गलत बात बेटा। तो उसी चीज को याद रख के दिमाग में बैठा लो, ठीक है ना, कि हमने क्या प्रमोट करना है कि माँ बाप की तबीयत का ख्याल रखो, ठीक है। ऐसा नहीं कि माँ बाप की मोटी इंश्योरेंस करके टड़ाक लुटका दो, ना 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 ना, गंदी बात, ठीक है। इसे याद रखने के लिए है, ठीक है। ये किसी के पर्सनल पॉइंट नहीं बोल रहा हूं मैं, ऐसे नाराज हो जाए कि सर ऐसे कैसे माँ बाप के बारे में आप बोल रहे हैं, ना ना, याद करने के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो पेरेंट्स के लिए लाइफ इंश्योरेंस की डिडक्शन नहीं मिलती, चाहे वो डिपेंडेंट ही क्यों ना हो आप पे। चिल्ड्रन की मिलती है, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, माइनर, मेजर, मैरिड, अनमैरिड मिलती है, ठीक है। सेल्फ की मिलती है, स्पाउस तो चेप है ही है बेटा, तुम्हें पता ही है, ठीक है। The maximum amount of deduction available under Section 80C in respect of life insurance premium depends upon the status of the assessee and date of issue of policy. The amount of premium paid is allowed as deduction under 80C subject to the maximum limits, जो कि क्या है? अगर केस 1 इंश्योरेंस पर्सन डजंट सफर फ्रॉम एनी डिसेबिलिटी, तो फिर 1 अप्रैल 2012 हमारी कट ऑफ डेट है। तो यहाँ पे देखो, पॉलिसी हैज बीन टेकन बिफोर अप्रैल 1, 2012, तो मैक्सिमम 20% ऑफ सम एश्योर्ड। पॉलिसी हैज बीन टेकन ऑन और आफ्टर अप्रैल 1, 2012, तो 10%।
और अगर वही डिसेबल्ड है तो फिर हमारी डेट चेंज हो जाती है, 1 अप्रैल 2013 की बात होती है। 1 अप्रैल 2013 से पहले तो 20%, 13 के बाद तो 15%। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्लियर है? पक्की बात? हाँ जी। चलो मैं इस पे आपको एक इंसिडेंट भी बताता हूँ। पिछले या उससे पिछले साल पहले की बात है। तो मेरे ब्रदर, बड़े भाई साहब है मेरे, उनका मुझे कॉल आता है। वो कहते हैं मैं ना अपने ऑफिस में इनकम टैक्स डिक्लेरेशन भर रहा हूँ और मैं अपनी वाइफ का यानी मेरी भाभी का इंश्योरेंस का क्लेम लेना चाह रहा हूँ सेक्शन 80C में, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो मेरी फिगर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, कुछ एरर दिखा रहा है। तो ऐसा क्या है, क्यों एरर दिखा रहा है? तो मैंने उनसे पूछा कि चलो आप क्या फिगर डाल रहे हो? तो उन्होंने बताया मैं 27,000 रुपीज़ इंश्योरेंस प्रीमियम भरता हूँ, तो मैं 27,000 रुपीज़ की डिडक्शन चाहता हूँ। मैंने कहा अच्छा, तो एक काम करो, ये बात बताओ कि सम एश्योर्ड कितना है? तो वो कहते हैं 2,40,000। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि उनके ऑफिस का जो सिस्टम है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था अमाउंट। क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि 2,40,000 सम एश्योर्ड है, तो मैक्सिमम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C कितनी मिलेगी? 10%, है ना? अज्यूमिंग कि वो जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो 1 अप्रैल 2012 के बाद ली गई हो, है ना? तो ये अजम्पशन तो ऑब्वियसली हम लेके चल रहे हैं, ठीक है ना? तो फिर मैंने उनको कहा कि एक काम करो भैया, आप 24,000 डाल के देख लो। तो उन्होंने 24,000 डाला और वो एक्सेप्ट हो गया, है कि नहीं? तो यही पॉइंट है ना, छोटी छोटी बातें अगर आपको याद रहें तो आप लोगों को कंसल्ट कर सकते हैं, कंसल्टिंग दे सकते हैं, है ना? चलो इसी बात को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं कि जब इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी तो फिर क्या होगा? अरे भाई देखो, इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर कैसे होती है? या तो जो इंश्योर्ड व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो जाए, और या तो आपकी जो पॉलिसी का टर्म है वो खत्म हो जाए। तो बेटा किसी की मृत्यु पर टैक्स नहीं लगा रहे, इसलिए अगर डेथ पे पैसा मिल रहा है तो इज ऑलवेज एग्जेम्प्ट। समझ में आ रही है? डेथ पे पैसा मिल रहा है तो इट्स ऑलवेज एग्जेम्प्ट। और अदर केसेस में अगर आपका जो प्रीमियम पेड था वो इन लिमिट्स के अंदर था, कौन सी वाली लिमिट? 10% या 20% या 15%, वॉट एवर द केस में भी, अगर आपका प्रीमियम इन लिमिट्स के अंदर अंदर था तो फिर जो भी प्रीमियम आपने पे किया वो लिमिट के अंदर पे किया, उसकी डिडक्शन मिली, अब जो अमाउंट रिसीव हो रहा है वो पूरा एग्जेम्प्ट होगा। और अगर प्रीमियम उससे ज्यादा था तो फिर एग्जेम्प्ट नहीं होगा। तो कह रहे हैं इन अदर केसेस द अमाउंट रिसीवेबल ऑन मैच्योरिटी इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(10)(d). 10 आपको पता है ना, सेक्शन 10 एग्जेम्पशन का है। इफ द एनुअल प्रीमियम इज अप टू the specified limit of 10%, 15% or 20%, that is the annual premium is more than the specified limit of 10, 15, 20, the amount receivable on maturity is fully taxable। समझ में आ रही है? क्लियर है? पक्की बात? तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों रहा? क्योंकि लिमिट में लिमिट है। तो जब भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आएगी आपकी नजरें पेपर में ढूंढने चाहिए कि सम एश्योर्ड क्या है और क्या डेट दे रखी है, ठीक है? चलो फिर बात आती है पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस। याद रखना, पड़ोसी की दीदी के साथ पढ़ने जाते थे वो वाली ट्यूशन फीस नहीं, वो ट्यूशन फीस होती है, ट्यूशन, ठीक है ना? ट्यूशन वाली बात नहीं कर रहे, ट्यूशन फीस की बात कर रहे हैं, ठीक है? स्कूल में, कॉलेज में ट्यूशन फीस एक्सक्लूडिंग डोनेशन और डेवलपमेंट फीस पेबल एट द टाइम ऑफ एडमिशन और देयर आफ्टर इज अलाउड एज डिडक्शन प्रोवाइडेड ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। एजुकेशन इज फुल टाइम, नो डिडक्शन फॉर पार्ट टाइम और वोकेशनल एजुकेशन, ठीक है? पार्ट टाइम के लिए नहीं मिलेगी, फुल टाइम एजुकेशन के लिए मिलना है। ट्यूशन फीस इज फॉर एनी 2 चिल्ड्रन ऑफ द इंडिविजुअल इज अलाउड एज डिडक्शन, यानी 2 बच्चे मैक्स टू मैक्स। ट्यूशन फीस इज पेबल टू एनी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल और एनी अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड इन इंडिया, ठीक है? तो अगर आप जैसे रेगुलर स्टूडेंट्स जो हैं हमारे समक्ष, वो कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में उन्होंने फीस जमा कराई होगी 10-12 हज़ार रुपये, ठीक है ना? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट कॉलेजेस वालों की बात नहीं कर रहा हूँ जो लाखों में फीस जमा करा रहे हैं। हाँ, तो जितनी भी आपने फीस जमा कराई है उस फीस में जो भी ट्यूशन फीस है, आपके पेरेंट्स, आपके फादर या आपके मदर, उनमें से कोई भी डिडक्शन ले सकता है। फिर आपके मन में सवाल आ रहा है पापा लेते तो नहीं है, बेटा उनकी पहले ही 1.5 लाख की लिमिट निपट रही होगी इसलिए नहीं लेते होंगे ना, ठीक है? चलो फिर एक आ गया एच, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट इन सुकन्या समृद्धि स्कीम। सुकन्या समृद्धि स्कीम क्या होती है कि आप अपने, आपके घर लड़की होती है, आप अपने लड़की के नाम पे एक सुकन्या समृद्धि स्कीम में अकाउंट बनवाते हैं और वहाँ पैसे जमा कराते हैं, जोड़ते हैं। सरकार भी उसमें कुछ पैसे डालती है और लड़की जब 21 साल की होती है या फिर जब उसकी शादी हो रही तो 18 साल की होती है तो उस समय आपको वो पैसे मिलते हैं। तो जो भी पैसा जमा कराओगे तो उस केस में आपको डिडक्शन मिल जाएगी। अमाउंट कैन बी इन्वेस्टेड बाय एन इंडिविजुअल
as guardian in the name of a girl child who is of the age 10 years or less. Account can be closed once the girl child attains the age of 21 years, 18 years in the case of marriage of the girl child. The principal amount received on maturity as well as interest amount is exempt from tax. तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इन्वेस्टमेंट इन नेशनल सेविंग स्कीम्स. नेशनल सेविंग स्कीम्स मैंने आपको बताया था नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की तरह ही है, ये भी गवर्नमेंट अपने फंडिंग के लिए स्कीम निकालती है. दो स्कीम निकली है 1987 और 1992. 1992 वाली बढ़िया है. क्यों बढ़िया है? क्योंकि 1987 वाली में प्रिंसिपल भी टैक्सेबल है और इंटरेस्ट भी टैक्सेबल है जब मेच्योरिटी होगी. डिडक्शन तो मिल जाएगी, लेकिन जब मेच्योरिटी होगी तो फिर प्रिंसिपल भी टैक्सेबल है, इंटरेस्ट भी टैक्सेबल है. लेकिन जो 1992 वाली है ना, उसमें सिर्फ आपका इंटरेस्ट टैक्सेबल है, अगर प्रिंसिपल मिलता है तो वो एग्जेम्प्ट है. पढ़ लें. National Savings Scheme 1987, both principal as well as interest components are chargeable to income tax in the year in which the amount is withdrawn. National Savings Scheme 1992 में only interest component is chargeable to tax in the year in which amount is withdrawn, यानी principal portion जो है वो exempt है. यहाँ पे लिखते हैं that is principal is exempt. फिर J पॉइंट तो आप जानते ही हैं, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड और रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और अप्रूव्ड प्रोविडेंट सुपरएनुएशन फंड. कोई बड़ी बात है नहीं इसमें. के है आपका इन्वेस्टमेंट इन नोटिफाइड बॉन्ड्स ऑफ नबार्ड और नेशनल हाउसिंग बैंक. नबार्ड आपको पता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, उसके बॉन्ड्स या फिर नेशनल हाउसिंग बैंक के बॉन्ड्स. इन्वेस्टमेंट्स इन यूनिट्स ऑफ अ म्यूचुअल फंड नोटिफाइड अंडर 1023D, तो कोई भी म्यूचुअल फंड जो इस सेक्शन में नोटिफाइड है उसके आपको यूनिट्स लेते हैं. इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई की कोई भी स्कीम है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, उसके अंदर करें तो भी आपको डिडक्शन मिलेगी. आप इसको सेल्फ, स्पाउस और चिल्ड्रन के नाम पे भी कर सकते हैं, एचयूएफ एनी मेंबर के नाम पे कर सकते हैं. ठीक है. फिर नेक्स्ट है आपका, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सब्सक्रिप्शन ऑफ इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स इशूड बाय एन इंडियन पब्लिक कंपनी, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा, प्रोवाइडेड द फंड्स आर कलेक्टेड फॉर यूज फॉर द पर्पस ऑफ, यहाँ पे अंडरलाइन करें, developing, operating and maintaining an infrastructure facility. ठीक है. such investment should not be sold for a period of 3 years, लॉक इन पीरियड है. फिर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स में कोई पैसा जमा कराया. और लास्ट वाला आपका इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने कोई घर खरीदा है, उसके लिए आपने कोई स्टैम्प ड्यूटी पे करी है, रजिस्ट्रेशन फी पे करी है या कोई और फी पे करी है इंडिविजुअल या एचयूएफ ने फॉर परचेज ऑफ अ रेजिडेंशियल हाउस. तो इस बात को याद रखें. एक बार इस क्लास के बाद देखने के बाद ये पूरे एक बार आपने रीड करने हैं. जब हम अभी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इसके अंदर समझ में आएगा कैसे आप इस इंफॉर्मेशन का यूज़ कर सकते हैं. याद रखना है कि सेक्शन 80C की लिमिट जो है वो 1,50,000 इंडिविजुअली है एंड अलॉन्ग विद 80CCC एंड 80CCD1 1.5 लाख है एज पर सेक्शन 80CCE. ठीक है बेटा. छोटा सा सेक्शन है 80CCC, ये याद रखना है. ये पेंशन फंड्स के लिए है, ये पेंशन फंड्स के लिए है. ठीक है. पेंशन फंड काहे के? LIC और एनी अदर इंश्योरर. ठीक है जी. LIC और एनी अदर इंश्योरर. तो एलिजिबल पर्सन कौन है? डिडक्शन इज अवेलेबल ओनली टू एन इंडिविजुअल, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो. पॉलिसी इंडिविजुअल के नाम पे होनी चाहिए और वो खुद ही प्रीमियम पे कर रहा होना चाहिए. एनविटी प्लान ऑफ एनी इंश्योरेंस कंपनी फॉर रिसीविंग एनविटी और पेंशन. एक एग्जांपल है जीवन सुरक्षा पॉलिसी, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लें. आपको पता है कि इसके अंदर मैक्सिमम 80CE के तहत 1,50,000 रुपये की डिडक्शन है. ठीक है ना. तो 80CCD यहाँ पे 1 लिखना है. और टैक्सेबिलिटी ऑफ अमाउंट रिसीव्ड, एनविटी रिसीव्ड अंडर फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनीज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द पॉलिसी होल्डर अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. तो जब आपको फाइनली बाद में पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी वो टैक्सेबल होगी आपकी. बहुत छोटा सा सेक्शन है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं. तो यहाँ पे हमने ये ख़त्म कर दिया. 80CCD जो है आपका, ये हमने सैलरी में कर दिया है ऑलरेडी. मैंने CCD भी पढ़ाया, CCD1 भी पढ़ाया, CCD1B पढ़ाया, CCD2 पढ़ाया. मन करे तो उसको उसी टाइम निकाल के रिवाइज भी कर लो. ठीक है. सैलरी वाले चैप्टर में कर रखा है, हमारी सैलरी वाले बुक चैप्टर के नोट्स में है वो. ठीक है. तो यहाँ पे हमारा 80C और 80CCC खत्म होता है. CCD हम सैलरी में कर चुके हैं और CCE इन तीनों का फादर सेक्शन है जो इनकी टोटल लिमिट बताता है. ठीक है ना. तो इस बात को ध्यान में रखेंगे. क्लियर है. ये 80CCG वाला बेटा काट दो, अभी ये नहीं करना हमने. ठीक है. 80CCG वाला रहने दो. ओके.
ATD तो हमने कर ही लिया ना, तो वो पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अभी हम फिर इसके बाकी बचे सेक्शंस करेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। वो नेक्स्ट वीडियो में डालता हूँ, चलो।